हम देखते हैं यहाँ पर कक्षा 6 का सब्जेक्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। तो उसमें चैप्टर नंबर 4 है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। किस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार काम करती है, क्या उसके मुख्य तत्व हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम इस पाठ में हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाले कौन सी मुख्य बातें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी बातें हैं जो लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करती हैं। इसमें हम देखेंगे कि लोगों की भागीदारी क्या है, समस्याओं का किस तरीके से समाधान किया जाता है, लोगों की समस्याओं का समानता और न्याय के विचार भी इस लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें शामिल होती हैं। लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं कि लोगों की भागीदारी कैसी है, उसमें समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो रहा है, असमानता और न्याय का विचार उसमें शामिल है या नहीं है। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होगा, इसे जानने के लिए हम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ते हैं। अब माया कहाँ पर रहती है? दक्षिण अफ्रीका में। ये पूरे विश्व का मैप है जिसमें यहाँ पर ये भारत दिखाया गया है और दक्षिण अफ्रीका में रहती है माया। तो माया की कहानी हम पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। गोरे भी रहते हैं यानी श्वेत, काले भी रहते हैं यानी अश्वेत, यानी जिनकी त्वचा का रंग सांवला रहता है, जैसे कि भारतीय है। भारतीय जो लोग हैं उनकी त्वचा का रंग है वो सांवला है, ना कि गोरा। तो जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीका की लड़की माया है। माया नायडू नाम है उसका। एक दिन पुराने बक्से की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में पूछा तो अपनी माँ से जब पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन है। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा कि आप पुलिस ने उसको गोली क्यों मार दी थी। तो माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। यानी दक्षिण अफ्रीका में पहले रंगभेद कानून था। रंगभेद का मतलब होता है त्वचा यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत और अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानून पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वर्तमान में रंगभेद कानून नहीं था और पहले था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए तो जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल और बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था और उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था जो था सोवेटो। एक शहर है दक्षिण पश्चिम हिस्से में जिसका नाम है सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन है वो वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग हैं अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। जो सोवेटो में जो श्वेत लोग थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जो थी जूलू जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर पीटरसन हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर के अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उसमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। और यह जो घटना है वो 16 जून
1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना और तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, उनकी सूची बना सकते हैं। हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तो वो ये संघर्ष कर रहे थे कि वो खुद जूलू भाषा सीखना चाहते थे क्योंकि जूलू भाषा उनकी बोलते थे, और जबकि अफ्रीकांस भाषा का श्वेत लोग दबाव डाल रहे थे, तो उसका वो संघर्ष कर रहे थे कि हमारे साथ भाषा के आधार पर भेदभाव न किया जाए। क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है और क्यों जरूरी है? सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना कंपलसरी है लोकतांत्रिक सरकार के लिए। क्यों ज़रूरी है? तभी बराबरी का व्यवहार होगा, तभी लोग अपना जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं, अपने जीवन में प्यार प्रेम से रह सकते हैं, आपस में अपने विचार शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। पहला मतलब आ जाता है भागीदारी का। भागीदारी, जैसे हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? जैसे हमने पीछे का पार्ट में पढ़ा था कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट दे करके वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं, और यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरत और मांगों को ध्यान में रखेगा। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे अखबार देख सकते हैं जिनमें चुनावों की खबरों पर चर्चा कर सकते हैं। निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने का क्या ज़रूरत है, क्यों बार बार चुनाव होने चाहिए? क्योंकि एक बार अगर बंदा कोई जीत गया, चुनाव से जीत गया, और अगर वो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, मांगों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो उसको हटाया जा सकता है, उसकी जगह दूसरे लोग बैठाए जा सकते हैं, दूसरी सरकार बनाई जा सकती है। तो सभी सरकारों का एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि जो है वो 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद में सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए एक घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, सरकार अनियंत्रित नहीं होती है। भागीदारी के और भी तरीके हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों को भाग लेने और भी यहाँ पर कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर के, उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जहाँ किसी पर सहमति और असहमति प्रकट की जा रही है, जैसे हाल बुरा नहीं है, ज़रूर पास के किसी गांव में नल में पानी आ रहा होगा, तो मतलब कि यहाँ पर एक फ़ोटो देखें हम, ये फ़ोटो देखें, ये व्यक्ति है, सोच रहा है कि हाल बुरा नहीं है, ज़रूर किसी गांव के किसी नल में पानी आ रहा होगा। तो संपादकों के नाम हम चिट्ठी लिख सकते हैं, पोस्टरों पर रोक लगे, ऐसी कोई कार्यवाही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिल्ली में ये बताया गया है कि पोस्टरों पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को ख़राब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों और जो साइन बोर्ड पर चिपका दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी ये पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। और जैसे कि सोहन लाल गुवाहाटी असम का है, ये कार्यवाही की मांग कर रहा है कि यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उसका शिकार करके उसे मार रहे हैं। यह काम वे अपनी खाल, जो शेर की खाल है, उसको पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे की पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है और सरकार को इस पर जल्दी से कार्यवाही करनी चाहिए। तो ये भी एक जनता की भागीदारी का कारण है। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए। बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दे। तो ये जन भागीदारी के उदाहरण हैं। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सरकार के कार्यों में रुचि लेकर के कि सरकार के कार्यों में सपोर्ट भी करते हैं और सरकार की आलोचना भी करते हैं। इस तरीके से वे अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त हम 2005 की बात करें, अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था,
तो लोगों ने अपना विरोध बहुत से तीखे रूप में व्यक्त किया था। लोगों ने जुलूस निकाले थे, हस्ताक्षर अभियान चलाए थे। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए हुए गए जो दाम हैं उनको घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। ऐसे कई तरीके हैं, अगर हम बात करें, ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। इन तरीके में जैसे कि धरने हो गया, जुलूस हो गया, हड़ताल हो गया, हस्ताक्षर अभियान हो गया, ये शामिल हैं। इसके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के जरिए लोगों को सरकार के काम के बारे में पता चलता है। यहाँ जहाँ यह सच है कि लोकतांत्रिक लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दें। दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर या कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए देखें, तो हम एक क्षण रुक कर के पता करेंगे कि जुलूस किसके लिए निकाला जा रहा है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं, वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान सरकार किस तरीके से करती है, जैसे कि आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह का यह मान लेना या एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से एक समूह है वो यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है, तो वो बल का प्रयोग करता है। जैसे कि माया की कहानी को हम पढ़ करके पता लगा सकते हैं कि पुलिस के द्वारा किए गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था। तो कैसे रोका जा सकता था? पहले उसे बात करके रोका जा सकता था कि हाँ भाई ऐसा है, रंग भेद के खिलाफ में मतलब कि रंग के आधार पर आप भेदभाव मत करो, उसके खिलाफ भूख हड़ताल किया जा सकता था या और भी कुछ क्या तरीका है उसको किया जा सकता था। रोकने का क्या तरीका था वो हम बात कर सकते हैं। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्मों, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, तब विवाद उठता है। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिनसे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए हम अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभा सकती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले हैं, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने, उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं, यानी जुलूस को रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार, खास करके पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठा करके बात करवाती है ताकि विवादों का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार के और लोगों के लिए हैं। जो भी कानून बनाए गए हैं वो सरकार के लिए बनाए गए हैं, लोगों के लिए बनाए गए हैं। सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर के बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी को लेकर के बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है कि नदी का पानी हमारे यहाँ इधर आएगा, तुम्हारे वहाँ इधर रहेगा। उदाहरण के लिए आपने अगर सुना हो, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक नदी बहती है, कावेरी। तो कावेरी नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी की, ये कावेरी नदी है। कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में ये
कावेरी नदी बहती है। इन दोनों के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में 30 सालों से विवाद चल रहा है, लेकिन कावेरी नदी है शांत भाव से बहती रहती है। अब कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। अभी कर्नाटक में एक बांध है, वो है कृष्ण राजा सागर बांध। कृष्ण राजा सागर बांध में जो पानी भरा रहता है उससे कई जिलों में सिंचाई का काम आता है, और इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु में क्या है, मैटूर बांध, तमिलनाडु में है मैटूर बांध। अब मैटूर बांध में जो पानी भरा रहता है, इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है, जो कावेरी नदी है। इस कावेरी नदी के पानी ही तमिलनाडु के मैटूर बांध में जाता है, और वहाँ भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। अब दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध है, कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है कृष्ण राजा सागर बांध, जो कि कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर बना हुआ है। और तमिलनाडु का जो मैटूर बांध है, नदी के निचले छोर पर बना हुआ है। अब मैटूर बांध में पानी तब ही भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा, और दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए होता है, जो कि उन्हें नहीं मिल पाता, दोनों राज्यों को नहीं मिल पाता है। किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार का कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके। तो ऐसे समय पर कौन कदम उठाता है? राष्ट्रीय सरकार कदम। यहाँ पर राष्ट्र सरकार कदम उठाती है, ना कि राज्य सरकार। दो राज्यों के बीच में लड़ाई है तो राष्ट्रीय सरकार यहाँ पर कदम उठाती है। समानता और अगर न्याय की बात करें कि समानता क्या है और न्याय क्या है, समानता व न्याय, तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है कि उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया है? न्याय और समानता का समर्थन किया था सरकार ने? ऐसा नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची थी? उसकी बात पकड़ सकते हैं कि अंबेडकर की जो कहानी थी, जिसमें वो अपने पिताजी का क्या है, अपने पिताजी के पास जाने की कोशिश करते हैं। उनको कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर उनको साधन में नहीं बिठाया जाता है। वो डबल पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको जाति के आधार पर साधन में नहीं बिठाते हैं। तो ये अस्पृश्यता के व्यवहार के हैं, जो कि समानता के विचार को बहुत ठेस पहुंचाता है। समानता नहीं थी वहाँ पर। तो अस्पृश्यता की बात करें हम, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की जो सुविधाएं थी उनसे वंचित रखा गया था। पहले हालात यह था कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है, कई बार या कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा है कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है। उन समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते हैं। जैसे हमारे समाज है, उसमें यह काम प्रवृत्ति है, ये जो आम प्रवृत्ति है हमारे समाज में, आम प्रवृत्ति क्या है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फ़ीस ख़त्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि आपके अनुसार फ़ीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी, क्योंकि फ़ीस घट जाएगी तो लोग इस लड़कियों को स्कूल भेजेंगे, ज़्यादा स्कूल भेजेंगे तो लड़कियां ज़्यादा शिक्षित होंगी। क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर के समझा सकते हैं कि किसी के साथ भेदभाव हुआ है तो इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की थी? अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ था तो क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे जब आपने उसकी मदद की थी? जो लोग भेदभाव कर रहे हैं उन्हें आपने कैसे समझाया था? इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं या समझा सकते हैं कि क्या आपने कि उसको किस तरीके से समझाया था।